हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी का पार्ट पढ़ेंगे, साना साना हाथ जोड़ी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। ये जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है जब लेखिका गंगटोक शहर में होती है। गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, तो लेखिका जो है वो रात को तारों से भरे आसमान को देख रही थी, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अलग सा लग रहा था। मतलब वो सोच रही थी कि कल्पनाओं से भी ज़्यादा सुंदर कोई जगह हो सकती है क्या। मतलब इतना सुंदर नज़ारा देख रही थी वो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी जादुई जगह पर आ गई हैं। फिर वो गंगटोक शहर को ना मेहनत कश बादशाहों का शहर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना पूरा जीवन जो है मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद तारों भरी खूबसूरत रात को देखने के बाद जब वो सुबह उठी लेखिका, तब उनको ना एक नेपाली युवती ने एक प्रेयर सिखाई थी। तब वो उस प्रेयर को गाने लग जाती हैं। कैसी थी वो प्रेयर? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कसौली। इसका क्या मतलब है? अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन जो है वो अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। तो वो ये प्रेयर गाती हैं सुबह सुबह उठ के। ठीक है, उसके बाद प्रार्थना करने के बाद वो युमथांग की ओर चली जाती है, जो कि गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, साथ में वो युमथांग से निकलने से पहले एक बार अपने कमरे में आती हैं, और वो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम कंचनजंगा था, उसको देखना चाहती थी अपनी बैल्कनी से। लेकिन जैसे ही वो बालकनी पे आई तो फिर सारी जगह कोहरा ही कोहरा था, बादल ही बादल थे। तो इसके कारण वो कंचनजंगा को नहीं देख पाई, लेकिन गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हुए थे, उनको देख के वो खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद लेखिका जो है वो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूर युमथांग की घाटियों को देखने के लिए निकल पड़ती हैं, अपने गाइड जितेन नॉर्गे के साथ और अपनी एक फ्रेंड मणि के साथ। ठीक है, तो उसके बाद बीच रास्ते में पाइन और धूपी नाम के ऐसे ऐसे नुकीले पेड़, जिसको हम डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं ना, उनको वो देखे जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और फिर उसके बाद वो पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे बढ़ना चालू कर देती हैं। जैसे ही चलते चलते फिर लेखिका को बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा लगाई गई पताकाएं, एक ऐसे रेक्टेंगुलर फ्लैग होते हैं जो कि आपने नेपाल और सिक्किम की साइड देखे होंगे, टीवी में भी देखे होंगे आपने। तो उन्हें वो पताकाएं दिखती हैं, जिसके ऊपर मंत्र लिखे होते हैं कुछ कुछ, और वो बिल्कुल ध्वज यानी झंडे की तरह फहरा रही थी। एंड वो शांति, पीसफुलनेस का और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का एक सिंबल था। ठीक है, फिर लेखिका ने उन पताकाओं के बारे में अपने गाइड जितेन नॉर्गे से पूछा, तो उन्होंने बताया जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो शहर से थोड़ी सी दूर एक पवित्र जगह पर 108 पताकाएं जो है वो फहराई जाती हैं। और फिर नॉर्गे ने ये भी बताया, जब हम कोई नया कार्य शुरू करने जाते हैं या फिर कोई शुभ अवसर होता है, तो सफ़ेद की जगह रंग बिरंगी, जिनके ऊपर मंत्र लिखा हुआ है ना, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो वहाँ पर ऐसी रंग बिरंगी पताकाएं भी फहराई जाती है। लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तो वाइट कलर की फहराते हैं, वो भी 108। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक जगह पर वो आए जिसका नाम क्या था, क्वी लॉन्ग स्टॉक। यहाँ पर इस जगह पर नॉर्गे ने बताया कि यहाँ पर ना गाइड फिल्म की भी शूटिंग हुई थी। और इन्हीं रास्तों से आगे जाते हुए लेखिका को एक कुटिया में क्या दिखा, प्रेयर व्हील यानी कि धर्म चक्र दिखा। तो उसे ना एक युवती जो है वो घुमाकर देख रही थी। ठीक है, उसको घूमते हुए देखकर उत्सुकता बस उसके बारे में जानने की कोशिश की। मतलब जब लेखिका ने उनको घूमते हुए देखा ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट सी फील हुई। उन्होंने पूछ लिया, तो जितेन नॉर्गे ने बताया कि ये प्रेयर व्हील है यानी कि धर्म चक्र है, इसको घुमाने से आपके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। ये सुनकर लेखिका को लगा, चाहे पहाड़ हो इस देश का, चाहे मैदान हो, कोई सी भी जगह हो, यहाँ पर सभी की आत्मा एक जैसी ही है। ओके, उसके बाद जैसे जैसे लेखिका जो है वो अपनी यात्रा में पहाड़ की ऊंचाइयों पर जा रही थी, बाजार, लोग, बस्ती सब पीछे छूटने लग गए थे। अब लेखिका को नीचे घाटियों में जो पेड़ पौधे थे और जो छोटे छोटे घर थे ना, वो बिल्कुल एकदम ताश के पत्तों जैसे दिख रहे थे। मतलब वो काफ़ी ऊंचाई पर आ गई थी। और ना जाने कितने सारे तीर्थ यात्री, कवि, दर्शक, साधु संतों के आराध्य, मतलब इन सब से अलग हिमालय इतना बड़ा लग रहा था उनको। उनका इतना विराट और वैभवशाली रूप उन लेखिका के धीरे धीरे उनके आंखों के सामने आ रहा था। और अब लेखिका को हिमालय पल पल बदलता हुआ दिख रहा था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, लेखिका को अब बहुत सारे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य दिख रहे थे। आसमान से छूते ऐसे बहुत सारे पर्वत शिखर दिख रहे थे, और जो तीस्ता नदी थी वो सुंदर एकदम दूध
की तरह लग रही थी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी और एकदम झरझर बड़े-बड़े झरने भी बह रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित महसूस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और सुकून भरा फ़ील कर रही थी, ठीक है? उसके बाद तभी उनकी जीप जो है वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल पे रुक गई। यहाँ पहुँचकर लेखिका को ऐसा लगा जैसे उनके अंदर की सारी बुराइयाँ जो हैं वो झरने के बहाव में बह गई, ठीक है? लेखिका की आत्मा, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली, राइट? उसके बाद धीरे-धीरे लेखिका का सफ़र जो है वो और आगे बढ़ने लग गया। प्राकृतिक दृश्य जो थे वो तो पल-पल बदल रहे थे, ठीक है? जैसे कोई मानो जादू की छड़ी घुमा रहा हो, जादू की छड़ी घुमा रहा हो और सारे के सारे प्राकृतिक दृश्य या फिर नज़ारे जो थे वो बदलते जा रहे थे। पर्वत, झरने, घाटियाँ, वादियाँ जितने भी नज़ारे थे वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तभी लेखिका की जो नज़र है वो थिंक ग्रीन बोर्ड पर पड़ी और सब कुछ कल्पनाओं से भी, इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद लेखिका के सामने एक बहुत ही अलग और कड़वी सी सच्चाई उनके सामने आई, जब लेखिका ने बहुत सारे पहाड़ी औरतों को पत्थरों से तोड़ते हुए, मतलब हथौड़ी से तोड़ते हुए पत्थरों को देखा। कुछ महिलाएं पीठ पर एक टोकरी लादे हुए पत्थरों को तोड़ रही थी। उस टोकरी को क्या बोलते हैं, डोको, और उनके अंदर उनके बच्चे थे उन महिलाओं के। तो उन्हें ऐसा लगा कि वो कितनी कम तो वेतन लेती होंगी ये महिलाएं और कितना डेंजरस काम कर रही हैं, और फिर भी ये इतने कम सी चीज़ों में कितना ज़्यादा हम मनुष्य को दे जाते हैं, ठीक है? फिर पूछने पर उनको पता चला कि ये महिलाएं जो है वो पहाड़ी रास्तों को चौड़ा करने का काम करती हैं, और ये काम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि इस काम को करने के लिए ना डायनामाइट की भी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है? और फिर वो सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कम वेजेस या फिर कम सैलरी लेकर हम जैसे लोगों को कितना सब कुछ दे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा और ऊँचाई पर चलने के बाद लेखिका को 7-8 साल के बच्चे अपने स्कूल से लौटते हुए देखे, और वो बच्चे जो हैं वो उनसे लिफ्ट माँग रहे थे। तो लेखिका बोलने लगी, स्कूल बस का क्या? तो जितेंद्र और ये हँसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी जो एरिया होते हैं वहाँ पे जो जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है? ये बच्चे रोज़ 3 से 4 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं, रोज़ सुबह-सुबह। शाम को घर आकर अपनी माताओं के साथ जो इनके पास कैटल वग़ैरह होते हैं ना, भेड़-बकरी जो भी इनके पास है, उनको जंगलों में लेकर जाते हैं, उनको चराते हैं, और फिर जंगलों से बहुत सारी लकड़ियों का जो गट्ठर है वो अपनी पीठ पर लाद कर वो लेके आते हैं, ठीक है? उसके बाद जीप अब धीरे-धीरे पहाड़ी रास्तों से बढ़ने लग रही थी। सूरज जो है वो ढलने लगा था। लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा के और घर की तरफ जा रही हैं, और लेखिका की जब जीप चाय के बगानों से, चाय के गार्डन से जब गुजर रही थी, तब सिक्किमी जो ड्रेस है वो पहन के कुछ लड़कियां या फिर कुछ युवतियां जो हैं वो चाय के बगानों में से पत्तियां तोड़ रही थी, ठीक है? चटक हरियाली में डूबता हुआ सूरज जो है, ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष के सारे जो है वो कलर्स जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है? युमथांग पहुंचने से पहले लेखिका को एक रात जो है वो लुयांग में बितानी पड़ी, और लुयांग जो है वहाँ पर बहुत सारे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को छूते हुए पहाड़ों के नीचे एक छोटी सी बस्ती, एक छोटी सी वैली है लुयांग, वहाँ पर लेखिका को रुकना पड़ा था एक रात। दौड़ भाग भरी जिंदगी से एक शांत और एकांत जगह थी लुयांग, और लेखिका अपनी थकान को मिटाने के लिए तिस्ता नदी के किनारे एक पत्थर पर आकर बैठ गई थी, ठीक है? रात होने पर गाइड नॉर्गे ने बाकी लोगों के साथ नाचना गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहेली जो मणि थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा नृत्य किया था, और यहाँ पर लोयांग के लोगों की इकोनॉमी कैसे चलती है, फिर वो कैसे लाइफ़स्टाइल अपना जीते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी आलू, धान की खेती, मतलब चावल जो है उनकी खेती, और शराब से अपना गुज़ारा जो है वो चलाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद लेखिका यहाँ बर्फ़ देखना चाहती थी, और लेकिन उन्हें वहाँ पे कहीं पे भी स्नोफॉल होती नहीं देखी। तभी एक स्थानीय युवक ने उन्हें बताया कि यहाँ पर थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, इसी कारण यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो नहीं होती। तो लेखिका को अगर बर्फ़ देखनी है तो उन्हें भारत का स्विट्ज़रलैंड कटाव जाना पड़ेगा, वहाँ पर खूब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो कटाव जो है वो एक पर्यटक स्थल यानी कि टूरिस्ट स्टॉप के रूप में अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अभी भी बरकरार था, कोई भी पॉल्यूशन नहीं था वहाँ पे। लुयांग से जो कटाव का रास्ता है वो 2 घंटे का था, और लेकिन वहाँ जो पहुँचने का रास्ता था ना वो थोड़ा खतरनाक था। तो कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य है ना एकदम नेचुरल।
इस तरीके का। लेखिका ने इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस किया, मतलब कुछ ज़्यादा ही सुंदर था वहाँ का नज़ारा, ठीक है। फिर कटाव में लोग बर्फ़ के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन जो लेखिका है उनको फ़ोटो खिंचवाने से ज़्यादा वो चाहती थी कि वो इस नज़ारे को अपनी आँखों में भर लें, एकदम उनकी याद जो है वो उनके अंदर ही बस जाए, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषि मुनियों को वेद लिखने की जो मोटिवेशन है वो कटाव से ही मिली होगी, इतना ज़्यादा सुंदर था वो, राइट। और वो फिर कहती है वहाँ पे इतना ज़्यादा असीम सौंदर्य है कि अगर कोई अपराधी भी उस सौंदर्य को देख ले तो उसके अंदर भी जितनी भी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ है वो तभी की तभी निकल जाएंगी, ठीक है। फिर लेखिका की जो साहिली मणि है उसके अंदर भी कुछ अलग अलग से ख्याल और भाव पनपने लगे। वो कहते हैं कि जो प्रकृति है हमारी वो कितने उसका कितना अच्छा नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है। वो कहती है कि सर्दियों में जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल आती है, फिर वो बर्फ़ जो है वो पहाड़ों के ऊपर ही जम जाती है सर्दियों में। लेकिन फिर जब गर्मियाँ आती हैं फिर पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लग जाती है और फिर नदियों के रूप में पूरे एशिया में पानी आता रहता है। तो वो कहती है कि हमारी पृथ्वी का कितना अच्छा नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलने पर लेखिका को कुछ फौजी छावनियाँ दिखी, मतलब फिर उन्हें कुछ सोल्जर्स दिखने लग गए और उन्हें ध्यान आया कि अरे ये तो बॉर्डर का एरिया है और यहाँ पर चीन की जो सीमा है, चीन का जो बॉर्डर है वो भारत से लगता है। तब लेखिका ने एक फौजी से पूछ लिया कि आप इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ कैसे रहते हो। तब फौजी ने हंसते हुए कहा कि आप चैन से इसलिए सो पाते हो क्योंकि हम यहाँ पर पहरा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेखिका सोचने पर मजबूर हो गई कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में मुझसे ठंड सह नहीं जा रही तो एक फ़ौजी अपनी ड्यूटी कैसे निभा लेते हैं। ये सोचकर लेखिका का जो सर है वो सम्मान से झुक जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने फ़ौजी से फेरी भेटुलार फिर मिलेंगे कहकर, यानी फिर मिलेंगे कहकर विदा ली। इसके बाद युमथांग की ओर लौट पड़ी। युमथांग की घाटियों में उन उन उस समय ढेरों प्रियता और रोडोडेंड्रो के बहुत सारे सुंदर खूबसूरत फूल खिले हुए थे। लेकिन युमथांग वापस आकर उन सभी लोगों को कुछ फीका-फीका सा लग रहा था क्योंकि युमथांग जो है वो कटाव जितना सुंदर नहीं था। कटाव जो है वो नेचुरली ब्यूटीफुल है। अभी वो इतना डेवलप नहीं हुआ, इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए वो नेचुरली ब्यूटीफुल था। लेकिन युमथांग जो बहुत सारे लोग आते रहते तो उनको कटाव के कंपैरिजन में युमथांग थोड़ा फीका-फीका लग रहा था। चलते चलते लेखिका ने चिप्स बेचती एक सिक्किमी लड़की या फिर युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो ये सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा कि सिक्किमी के लोग भारत से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था, सिक्किम जो है वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र स्टेट लगा लो, कंट्री लगा लो, एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। लेकिन अब सिक्किम जो है वो भारत से मिल गया है और ऐसा लगता है कि जब वो भारत से घुल मिल गया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और फिर वहाँ पे पहले पर्यटन स्थल इतना ज़्यादा, मतलब पहले वहाँ पे टूरिज्म इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन सिक्किम के लोग जो है भारत का हिस्सा बनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म फैल गया सिक्किम के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जीप आगे को बढ़ती जा रही थी, तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते कब बहुत भौंकते हैं, जब चांदनी रात हो। तो ये सुनकर लेखिका बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। थोड़ा आगे चलने के बाद नॉर्गे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला एक पत्थर भी दिखाया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, नॉर्गे ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गुरु नानक जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे। तो जहाँ-जहाँ चावल गिरे थे आज उस जगह पर चावल की खेती होती है, ठीक है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद खेदुम पहुँचे। वहाँ लगभग 1 किलोमीटर वो ये जो खेदुम था वो 1 किलोमीटर का ही एरिया था, ठीक है। नॉर्गे ने बताया कि इस जगह पर देवी-देवताओं का निवास है, इसलिए इस जगह पर गंदगी नहीं फैलाता, क्योंकि जो गंदगी फैलाता है उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। उसने ये भी बताया, जितेन नॉर्गे ने, कि पहाड़, नदी, झरने इन सभी की पूजा करते हैं, इसलिए हमें इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। लेखिका को ये सब कहने पर लेखिका के ये सब कहने पर तभी गैंगटॉक शहर इतना सुंदर है। तो नॉर्गे ने लेखिका को कहा कि मैडम गैंगटॉक नहीं गंगटोक कहिए, जिसका अर्थ होता है पहाड़, ठीक है। तो उसने आगे बताया कि सिक्किम के
भारत में मिलने के कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के एक कप्तान शेखर दत्ता ने इसे पर्यटन स्थल टूरिस्ट स्टॉप बनाने का निर्णय लिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिक्किम में पहले इतना ज़्यादा टूरिज्म नहीं था, लेकिन उसके बाद सिक्किम जब भारत में मिला तो बहुत सालों बाद एक इंडियन आर्मी का एक कप्तान था जिसका नाम था शेखर दत्ता। उन्होंने सिक्किम को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद से सिक्किम के पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जाने लग गए। नए नए टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर बनाने जाने लग रहे हैं, उनकी खोज जारी है। तो लेखिका ने मन मन में ही सोचा कि इंसान की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो इस तरीके से फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।